ओके जी, तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर एमसीक्यू है। द 25-year-old female suffering from scurvy present with sore and spongy gums, loose teeth, fragile blood vessels, shallow joints, and anemia. Which one of the following vitamin is most likely is deficient in her diet? अच्छा, आप लोगों को पता है बेटा कि स्कर्वे जो है इज अ सिचुएशन इन विच आपके क्या होते हैं कि गम स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू ब्लीड। अच्छा, रीजन बीइंग आपके पास एक विटामिन है जिसको हम लोग विटामिन सी कहते हैं। ये विटामिन सी जो है ना आपके कोलेजन जो है ना बिल्डअप के लिए बहुत नेसेसरी होती है, ठीक है। तो अगर कोलेजन जो है वो हम लोगों के पास मौजूद कोलेजन सिंथेसिस अगर विटामिन सी नहीं है तो कोलेजन सिंथेसिस जितनी हम लोगों को चाहिए, जितनी अच्छी उसके बिल्डअप होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके पास क्या होंगे, गम्स जो हैं गम्स बहुत ऐसे गम्स फ्रेजाइल होंगे, ठीक है, बहुत आसानी से उनके ऊपर सोरनेस कॉज हो जाएगी, ठीक है। और जो है ना दे विल स्टार्ट टू ब्लीड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लो जो है ना फॉर्मेशन या लो मेंटेनेंस या लो क्वालिटी ऑफ कोलेजन बीइंग मेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन योर डाइट, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू इज आपका एमसीक्यू नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, ठीक है, जो कि इन सारी सिचुएशन को जो है ना कंट्रोल करती है, ठीक है। और अगर विटामिन सी नहीं होगा तो फिर आपके पास एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये स्कर्वी होगा, स्कर्वी के अंदर ये सारी सिचुएशन जितनी भी लिखे हैं वो सारी कॉज होंगी, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है इसके लिए वो है जनाब सी। और अच्छा, अगली बात करते हैं जनाब 25 एमसीक्यू नंबर 25 पे मूव करते हुए। तो वो आपसे बात करता है कि डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन कॉजेज। नायसिन जो है वो विटामिन बी 3 भी है, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं जनाब, ये हम लोगों के पास है, इसको हम लोग पिलैग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी कहते हैं। रीजन बीइंग दिस इज द विटामिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, या फिर उसकी प्रिवेंशन के लिए पिलैग्रा की प्रिवेंशन के लिए चाहिए होता है। अब पिलैग्रा क्या है असल में? पिलैग्रा आपके पास एक डिजीज है जिसके अंदर आपकी स्किन इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, डायरिया हो जाती है, डायरिया हो जाता है, माउथ के अंदर सोरनेस कॉज होती है व्हेनेवर द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है। तो डेफिशिएंसी वन ऑफ द सिम्टम्स कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन और विटामिन बी 3 इज पिलैग्रा। और ऑप्शन ए है आपकी 25 एमसीक्यू नंबर 25 की, ठीक है जी। सेलेक्ट द ट्रेस एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा ट्रेस एलिमेंट, सबसे पहले तो ये देख लें बेटे, इसके अंदर क्या है कि वो आपने एलिमेंट बताना है जो कि ट्रेस एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब ट्रेस एलिमेंट क्या है? ट्रेस एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट आर रिक्वायर्ड इन बाय लिविंग बॉडी इन लेस कंसंट्रेशन, ठीक है, ट्रेस अमाउंट के अंदर हमें चाहिए होती है। इट इंक्लूड एलिमेंट्स लाइक कॉपर, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, कोबाल्ट, सोडियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम एंड लेड। ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ट्रेस एलिमेंट नहीं है? तो वो है जनाब आपका कैल्शियम, ठीक है जी। तो आपके पास द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू इज बी 26 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है जनाब आपके एमसीक्यू नंबर 26 के लिए। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर जो कि आपका ट्रेस एलिमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो वो आप लोगों के पास आ गया है। मैम इसके नेम्स रिपीट कर दें जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी बच्चे, अच्छा, आपके पास बेटा आयरन, कॉपर, आयोडीन, फ्लोरीन, आयरन, कॉपर, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, सोडियम, क्रोमियम एंड लेड, ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। तो कैल्शियम इज नॉट वन ऑफ देम। तो वो आप लोगों के पास बी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट है। अच्छा, अगली बात की तरफ चलते हैं हम लोगों के पास। वो कहता है द ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक प्लेस इन। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा व्हाट इज एक्चुअली ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस हम लोगों के पास क्या है जनाब, जब कभी वी आर गोइंग टू मेक ग्लूकोज फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट जो है ना आपके पास सोर्स से हम ग्लूकोज बनाएंगे, द प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व हियर इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। हम लोग क्या है बेटा, अपना माइक जो है काइंडली जिनका भी रह गया ओपन वो बंद कर लें, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या बात ये करते हैं जनाब कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है। ग्लूकोनियोजेनेसिस द जेनेसिस और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट यूनिट, ठीक है। जो अब नॉन कार्बोहाइड्रेट यूनिट जो है वो आपका क्या है जनाब, नॉन कार्बोहाइड्रेट यूनिट है आपका
इट माइट बी आपके पास कोई अमाइनो एसिड हो सकता है, इट माइट बी पायरुवेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो ऑक्सैलो एसीटेट है या फिर जो आपके वो है एसिटाइल कोए है, वो उससे हम स्टार्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक आपका ग्लूकोज। तो ये कहाँ कहाँ होता है? इट एक्चुअली अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर एंड किडनीज, ठीक है। 95-98% जो है वो आपके लिवर के अंदर ही होती है, सम ऑफ इट आल्सो अकर्स इन किडनी, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 27 इज ई, लिवर, ठीक है जी। अच्छा जी, अगली बात आती है जनाब कि आपके पास कौन सा सीरम लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रेज्ड इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, नॉट रेज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। अब तो जी, तो अब सबसे पहले ना वो क्या कहता है कि आप वन बाय वन करके हम लोग एंजाइम लिखेंगे, कौन सा एंजाइम इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिजीज, कौन से मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड है और कौन से नहीं है, ये कौन से किस चीज से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, आपके सामने लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करता है कि इट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये डायग्नोस्टिक है। तो ये अगर किसी बंदे के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू इंक्रीज। अच्छा, फिर जो है ना सी वाले के ऊपर आ जाओ, क्रेटिनिन काइनेज, ठीक है। तो जो क्रेटिनिन काइनेज है ये भी आपके पास एक डायग्नोस्टिक या फिर मार्कर है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, ठीक है। और अगर एएसटी की मैं बात करूँ, एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, सॉरी एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज की जो अगर मैं बात करूँ तो ये आपके लिवर डैमेज की भी मार्कर है, डायग्नोस्टिक के अंदर यूज होता है और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन दोनों के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर मैं आपके सामने बात करूं, क्रेटिनिन काइनेज जो है ना आपके एम बी मसल और बी जो है ना फॉर आपके यूज होता है, तो अगर वो हम लोग उसकी बात करें, सी पी की एम बी की बात करें, तो वो भी आपके पास इट इज ऑल्सो मार्कर ऑफ जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का है। और ये आपके पास विद इन 24 आवर्स ऑफ मायोकार्डियल अटैक जब आपको होता है ना, ये किसी को भी होता है, तो उसके अंदर इंक्रीज कर जाता है। तो व्हाट रिमेन्स बिहाइंड इज एएलटी, ठीक है, एलानिन ट्रांसअमाइनेज। अब एलानिन ट्रांसअमाइनेज इज द ओनली एंजाइम दैट और ओनली जो है ना आपके पास तब राइज करता है जब आपके पास लिवर डैमेज कॉज हो, यहाँ पैटिक सेल को कोई ना कोई डैमेज कॉज हो जाए ना, तो फिर आपका एक्यूट लिवर डैमेज हो जाए, तब आपका एएलटी राइज करता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपके पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर रेज नहीं करता? वो है जनाब ईएलटी, बिकॉज इट इज रेज इन, आपके पास जब कभी लिवर डैमेज, एक्यूट लिम्फेटिक डैमेज हो या लिवर डैमेज हो, तब आपका कॉज होता है, ठीक है। तो आपका 28 का है करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है जी। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, which of the following statement is statement concerning glycolysis is correct? कहते हैं इनमें से मुझे आप ये बता दें कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से है जो ग्लाइकोलिसिस के मुताबिक जो है ना करेक्ट है, वो बताएं। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहते हैं द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब जब ग्लूकोज ने लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होना है, तो ये क्या है जनाब, इसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए जनाब। ये आपके पास डेफिनेशन है, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एक्चुअली एनारोबिक रेस्पिरेशन, या एनारोबिक आपके पास होती है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ये तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की टाइप ये नहीं हो गई, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप हो गई। दिस वन इज इनकरेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि लैक्टेट की कन्वर्जन ग्लूकोज से लैक्टेट जब बनता है तो वो आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ग्लाइकोलिसिस नहीं होती। नेक्स्ट वन इज कि आपको वो कहता है कि आपको वो कहता है कि हम लोगों के पास जो है ना हेक्सोकाइनेज इज इम्पोर्टेंट इन हेपेटिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ओनली इन एब्जॉर्प्टिव पीरियड फॉलोइंग कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग मील। अच्छा, हेक्सोकाइनेज जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन तब इम्पोर्टेंट है जब कभी हम लोग हेपेटिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, ठीक है। जब मैंने कार्बोहाइड्रेट इनरिच डाइट खाई, उसके बाद अगर लिवर के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होगा, तब उसके लिए हेक्सोकाइनेज इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताती चलूं बेटा, जब कभी हम लोग जो है ना ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, तो हम लोग दो एंजाइम यूज करते हैं। ग्लूकोकाइनेज भी यूज किया जा सकता है, हेक्सोकाइनेज भी यूज किया जा सकता है। हम इन दोनों के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट वी शुड बी डिस्कसिंग हियर इज ग्लूकोकाइनेज जो है ना, इट इज ओनली प्रेजेंट इन लिवर।
तो हेपेटोसाइट के अंदर जब कभी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो हम उसके अंदर कहेंगे कि ये ग्लूकोकाइनेज इस्तेमाल जो है ना किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पास लिवर की और बाकी सारे के सारे बॉडी सेल्स की, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास हेक्सोकाइनेज इस्तेमाल होगा, दैट कैन कॉज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, या फिर आपके पास कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बॉडी सेल्स के अंदर भी होंगे और लिवर के अंदर भी होगी, तो उसके लिए हेक्सोकाइनेज जो है ना रिस्पॉन्सिबल है। तो हेक्सोकाइनेज सिर्फ और सिर्फ हेपेटिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, सी की तरफ आते हैं। तो सी की तरफ वो क्या कहता है, कहता है द फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट इज पोटेंट इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। जो आपका फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट है वो इनहिबिटर है किसका, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का। तो मैं आपको एक बात जो है रिमाइंड करा दूं कि हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों के पास ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है ये इन टर्न किसको गिव राइज करता है, ये इन टर्न फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट को राइज करता है। तो जब आपके पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट बन जाता है तो क्योंकि आपके जो आपका वो है प्रोडक्ट फीडबैक मैकेनिज्म देगा, तो इन टर्न आपके पास वो वाला एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी इनहिबिशन कॉज होगी। लेकिन वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट है, वो फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट नहीं है, ठीक है जी। तो ये वाली ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गई। अगला, द रेगुलेटरी रिएक्शन इज ऑल्सो द इरिवर्सिबल रिएक्शन। कहता है वही रिएक्शन जो कि वो रिएक्शन सारे के सारे जो रेगुलेटरी हैं उनको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी गलत बात होगी, बिकॉज इन ग्लाइकोलाइसिस वी हैव गॉट ओनली वन स्टेप दैट इज रेट लिमिटिंग और रेगुलेटरी, जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को जब कभी हम फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दिस इज द रेगुलेटरी स्टेप। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन तो आपके पास बच्चे 3 है, ठीक है, और नॉट ऑल ऑफ देम आर रेगुलेटरी स्टेप्स, उनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक जो है रेगुलेटरी स्टेप है। तो आपकी जो आखिरी ऑप्शन आ गई जनाब, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट यील्ड टू एटीपी एंड टू एनएडीएच। आपके पास क्या होता है जनाब, ग्लूकोज को जब कभी हम कंप्लीट उसके ब्रेकडाउन करवाते हैं लैक्टेट तक, तो आपके पास 2 एटीपी बनते हैं और 2 एनएडीएच बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं और 2 एनएडीएच बनते हैं। एक तो आपके पास एनएडीएच अब बनेगा जब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड उसको 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर करेंगे। दूसरा तब बनेगा जब पायरुवेट की कन्वर्जन करवाई जाएगी लैक्टेट के अंदर, ठीक है। और एक एटीपी 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को जब हम 3 बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एक एटीपी तब बनता है। दूसरा एटीपी तब बनता है जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो इनॉल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू नंबर 29 इज ई, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला देखते हैं एमसीक्यू जनाब आपके पास। और अगले एमसीक्यू के अंदर वो आपसे बात करता है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज हाफ ऑफ द वी मैक्स। जब कभी बच्चे आपके पास वेलोसिटी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो हो वो क्या हो जाए जनाब, आधी हो जाए उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी के। एक रिएक्शन हो रहा है, वो जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर सकता है दैट इज नोन एज इट्स वी मैक्स होगी, ठीक है। तो कहता है कि उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है तब क्या होनी चाहिए, तो हम लोगों के पास इक्वल टू के एम की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी तो हम लोगों ने देखा जनाब वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिसके ऊपर रिस्पेक्टिव आपकी जो वेलोसिटी है या मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, हाफ अटेन हो जाए, तो वो क्या है जनाब, के एम है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू इज बी, ठीक है, इक्वल टू के एम। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं बच्चे। और आगे मूव करते हुए हम लोग देखते हैं जरा आपके नॉर्मल, वो आपसे बात करते हैं द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज, कौन सी जो है ना पीएच जो है ब्लड प्लाज्मा की नॉर्मल पीएच वो कितनी है वो आपसे पूछता है। तो आपकी जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर नॉर्मल पीएच दी जाती है इट इज फ्रॉम 7.35 टू 7.45। यहाँ पर आप इस तरह कर लो कि 7.5 विद द वेरिएबल ऑफ विद द वेरिएशन ऑफ 0.05 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू 31 की जनाब करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। 7.4 with the variation of 0.015 अपर और लोअर लिमिट में, ठीक है जी। अच्छा, आगे मूव करते हैं। कहता है लिपिड आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, हाँ जी, लिपिड जो है आपके पास कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर या इंसानों के जिस्म के अंदर लिपिड को हम स्टोर कर सकते हैं। तो आपके पास बेटा एक बात आती है कि हम लोग जो है ना लिपिड को भी क्लासिफाई करते हैं, हम सिंपल लिपिड के अंदर क्लासिफाई करते हैं, हम कंपाउंड लिपिड के अंदर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, और हम डिराइव्ड लिपिड के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो सिंपल लिपिड के अंदर आप एक चीज देखते हो न्यूट्रल फैट्स को, यहाँ पर टैग्स को, ट्राइएसाइलग्लिसराइड को। तो ट्राइएसाइलग्लिसराइड इज द मोस्ट जिसे कहते हैं सिंपलेस्ट ऑफ लिपिड्स, ठीक है। दूसरा ये कि इट इज द मेजर स्टोरेज फॉर्म एज वेल एज ट्रांसपोर्ट फॉर्म।
जिस फॉर्म में आप लिपिड को स्टोर करते हो या जिस शक्ल के अंदर आप लिपिड को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो, इट इज एक्चुअली टैग ट्राइसाइलग्लिसराइड। ठीक है जी। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन डी, ट्राइसाइलग्लिसराइड। अच्छा जी, अगले एमसीक्यू के अंदर बेटा वो आपसे क्या पूछता है, द कार्निटीन शटलिंग मैकेनिज्म विच ट्रांसपोर्ट द कार्निटीन शटलिंग मैकेनिज्म विच ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज इनहिबिटेड बाय। अच्छा जी, अब ये जो कार्निटीन शटलिंग मैकेनिज्म है, ये कार्निटीन शटल है। तो अगर मैं आपके सामने कहूं कि बेटा आप अगर लिपिड मेटाबॉलिज्म की तरफ थोड़ी अपने दिमाग लगाएं और लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर आप आप लिपिड एमसीक्यू जो है ना कार्निटीन शटल के अंदर आप लिपिड एमसीक्यू के ऊपर जो है वो दिमाग लगाएं और लिपिड एमसीक्यू के अंदर कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लो, पूछना चाह रहे हो कुछ तो काइंडली फील फ्री टू आस्क। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 33 और 33 के अंदर हम लोग ये अभी तक देख रहे हैं कि आपके पास द कार्निटीन शटलिंग मैकेनिज्म इज ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज इनहिबिटेड बाय। कार्निटीन शटल असल में क्या होता है, इट इज द आपके पास वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम साइटोसोल टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया, उसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए आपके सामने कार्निटीन शटल को क्या कहता है कि कौन सा द कार्निटीन शटल विच ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सी ऐसी चीज है जो कि इनको इनहिबिट करती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर एक आपका इनिशिएटर है जिसको मैं कहती हूँ मेलोनाइल कोए। ठीक है, तो ये मेलोनाइल कोए जो है ना, ये क्या करता है, जैसे ही आपके पास, क्योंकि फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ पे होती है, साइटोसोल के अंदर होती है, मेलोनाइल कोए जैसे ही आपके पास आपके साइटोसोल के अंदर आएगा, तो साइटोसोल के अंदर ये क्या करेगा जनाब, फैटी एसिड की सिंथेसिस कर देगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये क्या चाहेगा जनाब, ये चाहेगा ये कि आपके पास कम से कम फैटी एसिड जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करवाए जाएं फ्रॉम द आपके जो वो है फ्रॉम साइटोसोल टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इंटर्न क्या करेगा, ये इंटर्न आपका जो कार्निटीन शटलिंग मैकेनिज्म है ना उसको इनहिबिट कर देगा, उससे रोकेगा। एज अ रिजल्ट आपके पास जो फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम साइटोसोल टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया वो रोक दिया जाएगा। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो साइटोसोल के अंदर फैटी एसिड सिंथेसिस हो रही है उसको वो इनिशिएट होगा और वो स्पीड अप हो जाएगा। तो मेलोनोइल को इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, तो ये इन टर्न क्या करता है जनाब, वो फैटी एसिड जिनको कार्निटीन शटल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करवाया जाता है उसको इनहिबिट कर देता है। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन बात है आपके पास, कहता है एमसीक्यू नंबर 34 के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉजेस। जी, कौन से आपके पास एक आयोडीन है, आपकी आपकी अगर डाइट है, डाइट के अंदर आयोडीन की कमी हो रही है तो क्या होगा। आपको पता है कि आपके अंदर आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है जनाब, वो आयोडीन को इस्तेमाल करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन हार्मोन दैट इज नोन एज थायरॉक्सिन। ठीक है, तो अगर आयोडीन नहीं होगी तो आपका जो ग्लैंड है दैट जो ग्लैंड है जिसके अंदर से थायरॉक्सिन सिंथेसिस हो रही है वो जितनी होनी चाहिए वो उतनी नहीं होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपका जो थायराइड ग्लैंड है इट इज गोइंग टू स्वेल। ठीक है, और सिचुएशन एक आ जाती है जिसको मैं कहती हूँ गोइटर, ऑप्शन नंबर सी है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये कॉज हो जाएगी। ठीक है जी, तो 34 एमसीक्यू का जनाब आपका ऑप्शन नंबर सी है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू। ठीक है, अच्छा, सीरम कैल्शियम लेवल इज रेज इन, अच्छा कहता है कौन सी ऐसी डिजीज है जिसके अंदर कैल्शियम लेवल जो है हमारे सीरम का वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने बात करूं बेटा कि आप लोगों के पास ना क्या होता है जनाब, एमसीक्यू नंबर 35 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका ना एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड का ना काम क्या होता है, ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है आपके, इनका काम होता है जनाब, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसको पैराथॉर्मोन कहते हैं। अब ये पैराथॉर्मोन का काम क्या है जनाब, जब कभी आपके पास क्या होगा कि पैराथॉर्मोन का काम होता है कि आपके जो है ना कैल्शियम को ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है या जो सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करना। ठीक है, तो कैल्शियम की मूवमेंट होती है, हम बोन और ब्लड के अंदर कैल्शियम को मूव करवाते हैं। एक हार्मोन होता है बेटा कैल्सिटोनिन और एक हार्मोन होता है पैराथॉर्मोन। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, ऑपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो पैराथायराइड जो है ना, पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड ग्लैंड जो है ना, जब कभी बहुत ज्यादा अपना एक्सेसिव कंसेंट्रेशन के अंदर पैराथॉर्मोन रिलीज करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो कैल्शियम कंसेंट्रेशन आपके सीरम के अंदर या ब्लड के अंदर वो राइज कर जाएगी। ठीक है, तो आपके पास एक सिचुएशन जिसके अंदर आपका
पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इट विल रिलीज मोर कंसंट्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन which will in turn increase the serum calcium level. The correct option for this MCQ is D, hyperparathyroidism. ठीक है जी। Moving forward, those individuals are classified as obese which have BMI of। सबसे पहले तो आपको BMI का पता है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है। ये असल में होता है क्या है, जब कभी हम एक इंसान का वेट है किलोग्राम्स के अंदर, एक बंदे का वेट, उसको हम उसकी हाइट के मीटर के अंदर उसकी हाइट लें, उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दें। एक पर्सन का BMI इज एक्चुअली अ पर्सन वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। ठीक है, तो ये आपकी BMI है। कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आपका जो BMI है वो क्या है जनाब, कितना आएगा, तो हमें पता चलेगा कि ये बंदा जो है ये मोटापे का शिकार है, ये इसके अंदर ओबेसिटी है। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो वो कहता है कि हम जो है हम लोगों ने एक रेंज सेट की हुई है। ठीक है, और उस रेंज के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि बेटा आपके पास अगर 20 से 24.9 जो है BMI किसी बंदे का आता है, तो वो नॉर्मल बंदा कंसिडर किया जाता है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो है उसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर रेंज जो है वो आपकी 25 to 29.9 आती है, तो उसको ओवरवेट कहते हैं कि इसका वेट ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर वही वेट आपके सामने क्या हो, वही वेट आपके सामने 30 से तजावज कर जाए और 30 से 34.9 तक चला जाए, तो वो बंदा जो है ओबेसिटी का शिकार कहलाता है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 36 इज सी। ठीक है, ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस। अगली बात आती है जनाब। मैम 25 से 29 का क्या बताया आपने? 25 से 29 जो है बेटा वो ओवरवेट कंसिडर किए जाते हैं, वो ओबेस नहीं कहलाते। ठीक है, ओबेसिटी इज अ टर्म दैट इज साइंटिफिक टर्म है जो मोटापे के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, दैट हैव डिफरेंट जो है ना डिसऑर्डर भी इससे रिलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ओबेसिटी है वो 30 से 34.9 है। अ पर्सन इज सेड टू बी ओबेस इफ इट्स BMI रेंजेस फ्रॉम 30 to 34.9, और 25 to 29.9 जो है वो ओवरवेट कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम लोगों के पास है बच्चे, कहते हैं सोडियम पोटाशियम ATPase इज एन एग्जांपल ऑफ। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देयर आर सर्टेन एंजाइम दैट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड प्रोटीन के फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं और दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर। तो आप लोगों के पास क्या है जनाब, अब दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टर। ठीक है, सिम्पोर्टर क्या होता है जनाब, सिम्पोर्टर वो जो है ना ट्रांसपोर्टर है दैट एक्चुअली क्या करता है, दो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाता है सेम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर इनसाइड द आपके पास सेल मेम्ब्रेन मूव करवा रहा है, तो दोनों मॉलिक्यूल को इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ही मूव करवाएगा। यूनिपोर्टर होता है जब एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। लाइगेंड गेटेड चैनल क्या होता है जनाब, जब भी कोई आके लाइगेंड अटैच हुआ, ठीक है, तो चैनल ओपन हुआ, तो उस एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो है ना मटेरियल मूव ट्रांसपोर्ट होगा बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर आपके पास आपकी MCQ नंबर ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज गेटेड चैनल वो होते हैं जो डिफरेंस इन वोल्टेज जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ओपन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास एनी पोर्टर क्या होता है जनाब, वो आपके पास ट्रांसपोर्टर जो क्या कराता है, दो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपका जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज है या सोडियम पोटाशियम पंप भी हम इसको कहते हैं, इट इज एक्चुअली any porter. It transports sodium and potassium from through the cell membrane in opposite direction. The correct option for MCQ number 37 is any porter. ठीक है जी। अच्छा, अगली मैम बात करते लाइगेंड हैं गेटेड चैनल का भी बता दें। लाइगेंड गेटेड। लाइगेंड गेटेड पूछा बच्चे। यस मैम, यस। लाइगेंड क्या है जनाब, लाइगेंड गेटेड चैनल का मतलब है एक लाइगेंड एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो आकर आपके ट्रांसपोर्टर के साथ अटैच होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपका चैनल ओपन होगा और ये क्या करेगा, अपने अंदर से कोई भी मॉलिक्यूल जो है ना उसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, समझ गए, जिस तरह हम लोगों ने इंसुलिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था कि आपका ना क्या होता है कि इंसुलिन अवेलेबिलिटी होगी तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनसाइड द सेल। तो इंसुलिन देयर एक्ट एज अ लाइगेंड, और वो लाइगेंड आकर अटैच हो जाता है और फिर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है इनसाइड द सेल। क्लियर है? अच्छा यस जी, मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अगली बात आती है जनाब फॉलेट डेफिशिएंसी कॉजेज। फॉलेट जो है उसकी अगर डेफिशिएंसी किसी बंदे के अंदर हो जाए तो वो क्या कहता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया असल में क्या होता है जनाब, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जनाब जिसके अंदर वो कहते हैं कि आपके देखो रेड ब्लड सेल है, ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स DNA। तो आपका जो DNA है ना उसकी इनहिबिशन क्या कॉज होती है, और एज अ रिजल्ट जो है ना
आपके पास जो एनीमिया कॉज होता है या एनीमिया की असल रीजन क्या होती है कि आपकी डीएनए सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी डीएनए सिंथेसिस की इनहिबिशन कॉज हो जाती है। तो फॉलेट जो है अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाएगा। अगला एमसीक्यू वो कहता है द पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस मैम ऑफ ये ईच जो अदर इसके इन। बाकी ऑप्शन है काइंडली वो भी बता दें। अच्छा जी। तो बेटा वो आपके पास पॉलीसाइथीमिया बात करता है, ल्यूकीमिया बात करता है, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया की बात करता है। तो हम लोगों के पास पॉलीसाइथीमिया की बात अगर मैं करूं आपके सामने, तो ल्यूकीमिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के सामने क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जनाब आपका ब्लड कैंसर अगर कॉज होता है तो वो उससे होता है आपका पॉली, तब तब कॉज हो जाता है, ठीक है जी। तो उसके अलावा अगर अच्छा जी, अगर मैं आपके सामने पॉलीसाइथीमिया की बात करूं तो आपके पास हीमोग्लोबिन जो है अगर एबनॉर्मल कंसेंट्रेशन के अंदर बन जाता है किसी ब्लड के अंदर तो वो पॉलीसाइथीमिया कॉज होता है। और माइक्रोसिटिक एनीमिया क्या होता है, जब आपकी जो रेड ब्लड सेल सिंथेसिस होती है वो क्या होती है, वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल से क्या होती है उसकी स्मॉल या एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल सिंथेसिस होती है तो वो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाती है, ठीक है। फिर अगर नॉर्मोसिटिक एनीमिया की बात की जाए तो हम लोगों के पास क्या है, वो कहता है कि आपके पास ये भी एक ब्लड प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपके जो नॉर्मल साइज रेड ब्लड सेल जो हैं वो नहीं बनते, जबकि आपके जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, जो नॉर्मल साइज ऑफ रेड ब्लड सेल है वो तो बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल है ना वो डिक्रीज डाउन कर जाता है, ठीक है, तो फिर आपका नॉर्मोसिटिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, moving forward, the pair of stereoisomers which are major images of each other is in context to their asymmetric carbon atoms are called। कहता है कि हम लोगों के पास सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चे के स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिसके अंदर आपका क्या हो जनाब, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन वो आइसोमर्स जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन की वजह से डिफर करते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इसके अंदर से एक टाइप है जिनको मैं कहती हूँ एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो एनेंशियोमर्स के अंदर वो आपसे क्या बात करता है, एनेंशियोमर्स के अंदर आपसे बात करता है जनाब के अच्छा जी, एनेंशियोमर्स के अंदर आपसे वो क्या बात करते हैं, एनेंशियोमर्स के अंदर वो आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं डी और एल स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो आपके सामने एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। जो है डी और एल आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो दे आर एक्चुअली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइट जो पोलराइज कर, मतलब जब कभी डी शुगर की अगर मैं बात करूं तो ये जब कभी क्या है एक पेन पोलराइज लाइट इससे वो होगी रिफ्लेक्ट होगी तो ये क्या करेगी, आपके सामने राइट डायरेक्शन के अंदर आपकी जो है ना लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, और जो शुगर है आपकी डी शुगर है। और जबकि अगर मैं एल शुगर्स की बात करूं तो वो जो है आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना वो करती है, मूव करवा देती है, पोलराइज करवाती है, ठीक है। और इसके अलावा आपके सामने जो है एपिमर्स हैं। एपिमर्स क्या होते हैं, एपिमर्स असल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन की वजह से डिफर करते हैं, लेकिन ये आपके एसिमेट्रिक कार्बन एक या एक से ज्यादा एक एसिमेट्रिक कार्बन के अंदर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन की डिफर करने की वजह से होता है, ठीक है। और हम लोगों के पास इसके नंबर 39 के करेक्ट ऑप्शन है जनाब आपके सामने एनेंशियोमर्स, जिसके अंदर आपके दो आइसोमर जो हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। और ये आपके मैम पास एनोमर्स का भी पता है। डिफरेंट डिफरेंट जो है ना उसके ऊपर करवाते हैं, रिफ्लेक्ट करवाते हैं। अगर एनोमर्स की बात की जाए तो एनोमर्स हम लोगों को पता है सबसे पहले तो कि आपके सामने एक एनोमेरिक कार्बन की बात करूं तो एनोमेरिक कार्बन क्या होती है, एनोमेरिक कार्बन इज द कार्बन जो हम लोगों के पास क्या होती है, एनोमेरिक कार्बन इंटर्न आपके पास 4 कार्बन के साथ जो है ना इंटर्न अटैच होती है। तो एक एपिमर ही है सीजो आइसोमर्स का जो डिफर करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंगल स्टीरियोजेनिक सेंटर के ऊपर, यानी आपके पास एक जो आपकी सेंट्रलाइज कार्बन है उसके इर्द गिर्द जो एटम उसके साथ अटैच है उनकी अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करती है तो वो हम लोगों के पास क्या होता है, वो हम लोगों के पास होता है एनोमर, ठीक है जी। दैट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, जो कि आपकी एक एनोमेरिक कार्बन जो कि इंटर्न चार एटम्स के साथ अटैच है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करेगी तो वो आपके पास होता है जनाब एनोमर्स होते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन जो है वो हम लोगों के पास है सी वाली एनेंशियोमर्स। अच्छा आगे चलें अगर तो हम लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 40 है और एमसीक्यू नंबर 40 के अंदर वो आपसे बात करता है कि
फिर भी बचे 2 मिनट। अच्छा जी, तो हम लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 40 और 40 के अंदर वो आपसे बात करता है कि इन बीटा प्लेटेड शीट्स पेप्टाइड बॉन्ड कंपोनेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय। आप लोगों ने जो है ना प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के अंदर आप लोगों ने देखा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हम लोगों के पास सिंपल जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आता है, एक अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं, अमाइनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म, क्या कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके आपके सामने एक पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है हम लोगों का प्रोटीन्स का, उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर बात करूँ तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर अंदर बात की जाए तो विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बॉन्ड है जो कि आपके पास आपके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर पाया जाता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर इन टर्न बेटा 2 आपके पास स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक बीटा प्लेटेड शीट है और एक अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, और अगर फिर बात की जाए टर्शरी स्ट्रक्चर की, तो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी इंट्रैक्शन पाई जाती हैं, तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन और हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन आर द सॉर्ट ऑफ इंट्रैक्शन दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट इन टर्शरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्वाटरनरी के अंदर वैंडरवॉल इंट्रैक्शंस, ठीक है, और डाइसल्फाइड फोर्सेस या डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो वो उसके अंदर आप लोगों को क्या कहता है कि बीटा प्लेटेड शीट दैट इज स्ट्रक्चर दैट इज जो आपके पास जो है ना किससे रिलेटेड है आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसके अंदर द टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो कि पाई जाती है वो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एमसीक्यू नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। ठीक है जी। मैम जी, सेकेंडरी में हाइड्रोजन के साथ साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है? सेकेंडरी के अंदर नहीं होता बेटा, क्वाटरनरी के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, वो आपकी जिस बुक से आप देख रहे हो इट इज नॉट द, आपकी ये कह लो कि वो आपका जो है ना ऑथराइज सोर्स नहीं है। ठीक है, अगर आप वहां पे लिपन कोड खोल के देखो तो उसके अंदर गिवन है आपका कि आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट। क्लियर है? ओके मैम। ओके जी। अच्छा जी, अगला हम लोगों के पास है जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड बाय इंसुलिन। हाँ जी, जब कभी क्या होगी इंसुलिन प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा जनाब, इंसुलिन प्रोडक्शन के अंदर कौन सा ऐसा हार्मोन है जो क्या होगा, जो एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम लोगों के पास इंसुलिन कब रिलीज होती है, पहले तो हम लोग ये देख लें। इंसुलिन तब रिलीज होगी बच्चे जब कभी आपके पास क्या होगा, जब कभी आपके पास एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और ब्रेकडाउन ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करवाना है। तो ग्लूकोज ऑलरेडी आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद है, तो हम लोगों की इंसुलिन रिलीज होगी। अब इंसुलिन क्या करेगी जनाब, ग्लूकोज को मूव करवाएगी फ्रॉम योर ब्लड टूवर्ड्स द सेल, और सेल के अंदर क्या होगा जनाब, सेल के अंदर होगी उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। ठीक है, और ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन होगी तो आपके पास ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है जिसको मैं कहती हूँ कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 एंजाइम, जो कि आपके पास क्या है, जो आपके पास है जनाब ग्लूकोकाइनेज है, जो आपके पास ग्लूकोकाइनेज भी हो सकता है, हेक्सोकाइनेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। बाकी अगर आप लोग ऑप्शंस को देख लो तो पायरुवेट काइनेज इज द एंजाइम जो कि एंड के ऊपर कन्वर्ट होता है, जब हम लोगों ने पायरुवेट को कन्वर्ट करवाना होता है तो पायरुवेट काइनेज जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की बात की जाए तो ये एसिटाइल कोए की कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है पायरुवेट को, जब भी आप एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट करवाते हो। और HMG कोए रिडक्टेज इज द एंजाइम दैट इज बीइंग इन्वॉल्वड इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू इज डी वाला है, ग्लूकोकाइनेज। ठीक है जी। अच्छा जी, a diabetic should consume a diet low in carbohydrate, having moderate amount of fat and rich in proteins, despite their impaired carbohydrate metabolism. Deficient insulin high carbohydrate are still included in their diet. अच्छा, अब वो कहता है कि एक पर्सन है वो डायबिटिक नेचर है, उसको डायबिटीज का ऑलरेडी इशू है। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो और फैट्स और प्रोटीन बहुत हाई कंटेंट के अंदर मौजूद हो। ठीक है, तो वो कहता है रीजन मुझे ये बताएं कि अब हमें तो पता है कि जनाब उसको कार्बोहाइड्रेट इनटेक उसका कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि आपको प्रोटीन के साथ या बाकी चीजों के साथ आपको कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट इनटेक स्टिल करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर, इसकी रीजन मुझे बताएं। ठीक है, सबसे पहले तो पहली ऑप्शन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स असल में GI जो है आपकी
इस बात को, इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि आफ्टर 2 hours ऑफ कंज्यूमिंग योर फूड आपका कितना ग्लूकोज लेवल राइज करता है। ये आपकी जो वैल्यू है ना, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसके बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये कोई रीजन नहीं बनती, ठीक है। MCQ नंबर 2 इज कार्बोहाइड्रेट्स हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कार्बोहाइड्रेट इतनी सलाहियत रखता है कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करवा दे, तो ये भी कोई रीजन नहीं बन सकती कि आप अपनी नॉन कार्बोहाइड्रेट डाइट के साथ लाजमी तौर पर कार्बोहाइड्रेट लें, ठीक है। तीसरी ऑप्शन है, कहता है कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन स्पेयरिंग, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन स्पेयरिंग होते हैं। अब स्पेयरिंग का क्या मतलब है? स्पेयरिंग एक वैसा एक प्रोसेस है बेटा, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज के कोई भी एक प्रोडक्ट आप ले लो, उसकी एक्टिविटी को या उसके साइड इफेक्ट को नल एंड वॉइड करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए या उसके नेगेटिव इफेक्ट ना लाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरी चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने बहुत ज्यादा प्रोटीन एंड रिच डाइट लेनी शुरू कर दी है, तो इन टर्न क्या इफेक्ट होगा, क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा आपके ख्याल से बॉडी के ऊपर? प्रोटीन एंड रिच डाइट ले लिया मैंने, अब यूरिक एसिड बेटा आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी नॉन कार्बोहाइड्रेट डाइट के साथ, दैट इंक्लूड फैट्स और आपकी प्रोटीन, उसके साथ थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट इसलिए यूज करते हैं ताकि जो नेगेटिव इफेक्ट है आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट्स इनटेक करने के, उसको डिक्रीज डाउन करवाया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन। आगे वो बात करता है कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इजीली, कार्बोहाइड्रेट बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। तो आपका एमसीक्यू नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 42। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम टेक पार्ट इन मैम ग्लाइकोलिसिस? वैसे जो लास्ट टू ऑप्शंस थी, वैसे वो जनरल स्टेटमेंट देखें वो तो ठीक है ना, मतलब अगर बेटा एमसीक्यू जनरल हिसाब से तो स्टेटमेंट के नहीं है, अंदर लेकिन नहीं ना, देखिए मेरी बात सुने, जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से आप क्या वो आप सिनेरियो देखो ना, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ये। और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी वो आपसे जो है ना केस स्टडी पूछ रहा है, और केस स्टडी के अंदर कह रहा है कि एक डायबिटीज पर्सन है और डायबिटिक पेशेंट को तुम जो है ना क्या कहो कि कार्बोहाइड्रेट इसलिए दे रही हो क्योंकि वो आसानी से जो है ना डाइजेस्ट हो जाती है। तो इट इज नॉट वेरी मच गुड ऑफ अ रीजन कि आप एक बंदे को, डायबिटिक पेशेंट है, उसको कह दो कि भाई तुम कार्बोहाइड्रेट ले लो, कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से हजम हो जाएगा। तो ये आपके सिनेरियो के लिहाज से ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सही है, समझ आया? जी जी मैम, मैं ये कह रही थी कि सिनेरियो के लिहाज से नहीं है, वैसे जनरली जो देखें तो ये सही हाँ जी, बात है ना। जनरली ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी भी डायबिटिक पेशेंट को ना ये नहीं कहते कि कार्बोहाइड्रेट आप इनटेक कर लो, ठीक है। जनरली वैसे ये बात ठीक है कि कार्बोहाइड्रेट आसानी से डाइजेस्ट किए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल फॉर लाइफ, ये वैसे जनरली बहुत सही बात कह रहे हो आप। अच्छा जी, which of the following enzyme taking part in glycolysis is inhibited by excess of ATP? इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लाइकोलिसिस टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस इज इनहिबिटेड बाय एक्सेस ऑफ एटीपी? हाँ जी, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि एटीपी बहुत ज्यादा अगर अवेलेबल है तो क्या होगा जनाब, वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो बेटा देखो, हम लोगों के पास ना पूरे मेटाबॉलिज्म के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेगुलेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। अपने पूरे प्रोसेस को ना क्या करें, रेगुलेट करें कि जनाब आपके पास अगर एनर्जी अवेलेबल नहीं है, एटीपी नहीं है, तो हम लोगों को एटीपी चाहिए, बॉडी को एटीपी बनाना चाहिए, ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर एटीपी ऑलरेडी मौजूद है तो भाई नहीं बनाना चाहिए। इसी तरीके से अगर ग्लूकोज मेरे ब्लड के अंदर ऑलरेडी है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर है, तो मुझे तो ग्लूकोज और बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं फास्टिंग में हूँ, मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जा रहा है, तो क्या होगा, ग्लूकोनियो जाने से स्टार्ट हो जाएगी, ग्लूकोज सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों के पास क्या है जनाब, हम लोगों के पास जनाब, आपके पास कौन सा ऐसा, वो पूछ यहाँ पे रहा है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि आपके सामने क्या करता है, ब्लॉक हो जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा अगर एटीपी ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है। तो आपका ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक, आपकी ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ठीक है, जो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करता है, उसको फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कहते हैं। तो वो रेट लिमिटिंग एंजाइम का मतलब क्या होता है कि इट इज गोइंग टू कंट्रोल योर होल प्रोसेस, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस को जो है ना आपके कंट्रोल करेगा। अगर ये जो है ये सही तरीके से अपना काम परफॉर्म कर रहा है तो ये क्या करेगा जनाब, पूरा सेल आप पूरा साइकिल वैसे आपका जो है ना हेल्दीली परफॉर्म होगा, यानी फ्लो के साथ परफॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज अगर रेट लिमिटिंग एंजाइम है, अगर इसको इनहिबिट कर दे एटीपी, ठीक है, यानी अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा एटीपी है और ये स्टेप रुक जाता है तो इट इज गोइंग टू स्टॉप द होल प्रोसेस। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू इज